देखिए, आज का जो टॉपिक है हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं वो है प्राचीन भारत का मौर्यकालीन कला और वास्तुकला। इस पर आधारित हमारे प्रश्न हैं। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है वो है आपका पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त महल मुख्यतः बना था। यानी कि चंद्रगुप्त का महल बताना है वो इससे बना था। आपका देखिए आप जो है ये ईंटों का, पत्थर का, लकड़ी का, मिट्टी का। देखिए, चंद्रगुप्त का जो महल है मुख्यतः जो है वो लकड़ी का बना हुआ था। यानी आंसर बन गया हमारा सी। अब देखिए जो है मेगास्थनीज के विवरण से हमें यह पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का महल लकड़ी का बना हुआ था। महल के चारों ओर जो है पारीखा या खाई बनी हुई थी। वर्तमान में जो है पटना के निकट कुम्रहा की खुदाई में लकड़ी के स्तंभों तथा लकड़ी की चार दीवारी के प्रमाण मिले हैं। देखिए, इसका आंसर बना हमारा सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्थान स्थलों पर अशोक के स्तंभ पाए गए हैं? ए सांची, बी सारनाथ, सी लोरिया नंदनगढ़, डी अमरावती। देखिए, इसमें जो है अमरावती में नहीं पाए गए हैं, तो आंसर देखिए इसका सांची, सारनाथ, लोरिया, नंदनगढ़। आंसर बन जाता है इसका, ये हमारा सी आंसर है। ये सी बन जाता है। अब देखिए जो है स्तंभ जो है मौर्य युगीन वास्तुकला के सबसे अच्छे उदाहरण हैं। सर जॉन मार्शल, पर्सी ब्राउन, स्टेला जैसे विद्वान ईरानी स्तंभों की अनुकृति बताते हैं। वहीं पर देखें अशोक के स्तंभ सांची, सारनाथ, लोरिया नंदनगढ़, रामपुरवा, संगीसी, बसाड़ आदि स्थानों से पाए गए हैं। सारनाथ के जो स्तंभ है उसका जो है सिंह शीर्ष सर्वोत्कृष्ट है। इसके फलक पर चार सजीव सिंह पीठ से पीठ सटाए बैठे हुए हैं और चारों दिशाओं की ओर मुंह करके दृढ़ता पूर्वक बैठे हुए हैं। देखिए, इसका आंसर बना हमारा। नेक्स्ट, मनसेरा और सहबाजगढ़ी के अशोक के लेख किसमें लिखे हुए हैं? ए प्राकृतिक भाषा ख्रोष्टी लिपि, बी प्राकृतिक भाषा ब्राह्मी लिपि, सी प्राकृतिक अरामाइक भाषा ब्राह्मी लिपि, डी अरामाइक भाषा ख्रोष्टी लिपि। देखिए जो है इनमें विचार करना है। इनमें आंसर देखिए आपका बना है यानी प्राकृत भाषा और ख्रोष्टी लिपि। आंसर बन गया हमारा ए। नेक्स्ट, अशोक के सारनाथ के स्तंभ पर फलक पर एक प्रदर्शित पशुओं का सही क्रम क्या है? अब देखिए, जो मैं आपको डिस्कस किया उसी के पूछा है। एक फलक पर जिनका जानवर बैठे हुए हैं उनका सही क्रम क्या है? ए हाथी, अश्व, वृष, सिंह, बी हाथी, वृष, सिंह, अश्व। लेकिन जो सही क्रम जो है इसमें देखिए आपका हाथी, अश्व, वृष और सिंह, ये चार है। आंसर बन गया हमारा ए। नेक्स्ट, अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ है। यानी अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ कौन सा है? ए लोरिया नंदनगढ़, बी सांची, सी सारनाथ, डी कौशाम्बी। देखिए मतलब जो है लोरिया नंदनगढ़ जो है मतलब जो अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ है। आंसर बन गया हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? यानी इसमें गलत बताना। इनमें बढ़िया पालिश है, यह अखंड है, स्तंभों का साथ तुंडाकार है, यह स्थापत्य संरचना के भाग है। देखिए इसमें जो है ये डी इसमें नहीं है। आंसर बन जाता है हमारा डी। अब देखिए जो है अशोक के द्वारा यानी अशोक के स्तंभ एक ही पत्थर से तराश कर बनाए गए हैं और इन पर इतनी बढ़िया पालिश है कि वे आज भी
शीशे की तरह चमकते हैं। अशोक का स्तंभ वास्तु तथा सक्षम दोनों ही दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है या अनुपम है। इसके अधिकांश स्तंभ अपने आप में पूर्ण स्वतंत्र है तथा बिना किसी सहारे के ऐसा लगता है, यानी बिना किसी सहारे के खुले आकाश के नीचे खड़े हैं। सभी चुनार से बुले पत्थर से बने हैं। ऐसा लगता है कि चुनार यानी मिर्जापुर में स्तंभों के निर्माण का कारखाना रहा होगा। देखिए इसमें आंसर बना आपका जो है डी। नेक्स्ट, मौर्य कला में शिक्षा ग्रहण करने का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा? देखिए मौर्य कला में, मौर्य काल में शिक्षा ग्रहण करने का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? ए तक्षशिला, बी उज्जैन, सी नालंदा, डी बद्री। आंसर बनेगा इसका ए तक्षशिला। अब देखिए तक्षशिला जो है मौर्य काल में शिक्षा का विश्व प्रसिद्ध केंद्र था। यहाँ के प्राचार्य कौटिल्य और चरक भी थे। यहाँ गणित, विज्ञान, चिकित्सा, तर्कशास्त्र और ज्योतिष जैसे विषयों का अध्यापन भी किया जाता। कौशल के जो राजा हैं प्रसेनजीत ने भी यही शिक्षा ग्रहण की थी और बिंबिसार के राजवैद जीवक ने भी यही से शिक्षा ग्रहण की थी। अब तक्षशिला के द्वारा जो है मुख्यतः ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इनके लिए द्वार खुले थे। आंसर बना हमारा। नेक्स्ट, मौर्य काल में तक्षशिला के प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र के द्वारा किन वर्णों के लिए खुले? देखिए मैं पहले बता दिया आपको जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। शूद्र के लिए नहीं खुले थे। सीधी बात देखिए, ये 4 वर्ण है हमारे, 3 वर्णों के लिए खुले थे। आंसर बना देखिए हमारा इसमें ये है आपका ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, डी आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस उभादार मूर्ति रिलीफ सिल्वर शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ रणनीय अशोक यानी राजा अशोक का उल्लेखित है? देखिए इसमें आंसर बनेगा आपका कागन हल्ली, यानी आंसर बना ए। अब देखिए कागन हल्ली का देखिए मतलब जो है यहाँ पर जो है अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ रणनीय अशोक, राजा अशोक उल्लेखित। आंसर बना ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप माना गया? ए अमरावती, भारत, सांची, सांच। देखिए जो है सांची का स्तूप को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। आंसर बना सी। नेक्स्ट, अशोककालीन अभिलेख किस भाषा में? अशोककालीन अभिलेख किस भाषा में थे ये बताना आपको। ब्रह्मी ख्रोष्टी, ब्रह्मी ख्रोष्टी यूनानी ब्रह्मी या फिर ब्रह्मी अरामाइक ख्रोष्टी। आंसर बनेगा डी ब्रह्मी अरामाइक ख्रोष्टी और ये आंसर बना डी। अब देखिए जो है अशोक के जो अभिलेख में 3 भाषाएं प्राकृत, ग्रीक एवं अरामाइक का प्रयोग हुआ है। मौर्य काल में जो जन साधारण की जो भाषा थी वो पाली थी, जबकि अशोक के शासन काल में उसकी जो राजभाषा वो प्राकृत थी एवं उसके अधिकांश अभिलेख जो है प्राकृतिक भाषा में ही मिले हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए अशोक के जो है अभिलेख शिलालेख में अरामाइक लिपि में लिखा गया है। एक भगन अभिलेख कंधार के पास सरेकुना नामक स्थान से यूनानी तथा अरामाइक लिपियों का द्विभाषीय अभिलेख और काबुल नदी के बाएं किनारे अरामाइक लिपि में लिखा एक द्विभाषीय अभिलेख, और वहीं पर यह काबुल नदी के किनारे जलालाबाद के ऊपर स्थित लगमान नामक स्थान से अरामाइक लिपि में लिखा गया अशोक का अभिलेख मिला है।
देखिए इसका आंसर बन गया। देखिए अशोक के जो मतलब जो है अभिलेख जो थे, यानी कि जो है वो ब्राह्मी, अरामाइक, खरोष्टी में मिलते हैं। आंसर बना हमारा डी। नेक्स्ट, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? देखिए ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? इसमें देखिए ए कनिंगम, एच डानिंग, ब्ल्यूअर, जेम्स प्रिंसर। इसका जो है आंसर बनेगा, देखिए इसका जो है यानी कि ब्रह्म लिपि को, इसका आंसर बना देखिए आपका जेम्स प्रिंसर, यानी आंसर बना इसका डी। अब देखिए अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः उसके अभिलेख से ज्ञात होता है और उसके अभी तक 40 से अधिक अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं, जो देश के एक कोने से दूसरे कोने तक बिखरे पड़े हैं। 1837 ईस्वी में सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसर नामक विद्वान ने अशोक के लेखों को पढ़ा या उद्वाचन किया था। यहीं पर देखिए अशोक के अभिलेखों की सर्वप्रथम खोज जो है टी पेंथलर ने 1750 ईस्वी में दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख के रूप में की। तो आंसर बना था डी। नेक्स्ट, मौर्य साम्राज्य के पेशावर के निकट उत्तर पश्चिम भाग में अशोक के शिलालेख थे। देखिए इसमें ए अरामाइक लिपि, देवनागरी लिपि, खरोष्टी लिपि। आंसर बनेगा इसका खरोष्टी लिपि। आंसर सी। नेक्स्ट, अशोक के अभिलेख की रचना में कितनी लिपियों का प्रयोग किया गया है? देखिए इसमें जो है ए 1, 2, 3, 4 यानी 4 लिपियों का प्रयोग हुआ है। आंसर बना है डी। मौर्य शासक अशोक के अभिलेख में 4 लिपियों ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरामाइक का प्रयोग हुआ है। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृतिक भाषा में और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए। केवल 2 अभिलेख शहबाजगढ़ी और मनसेर यानी पेशावर के निकट उत्तर पश्चिम भाग पाकिस्तान की लिपि खरोष्टी है, जो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। अशोक का स्तंभ लेख की संख्या 7 है। ये केवल ब्राह्मी लिपि प्राकृतिक भाषा में ही है। अनुराधपुर स्थान से प्राग अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चलता है। अनुराधपुर यानी श्रीलंका के खंडरों में देवनामप्रिय किस्सा अशोक सम्राट द्वारा लगभग 250 ईस्वी में बनाया गया रूपा राम स्तूप मुख्य। देखिए मतलब जो है इसमें देखिए जो है अशोक के जो प्राचीनतम शिलालेख यानी पत्थर प्राकृतिक भाषा में है, जो अशोक की राजभाषा थी। आंसर बना देखिए हमारा डी। नेक्स्ट, अपने साम्राज्य के उत्तरी पश्चिम भाग में उत्कीर्ण राजाओं के लिए अशोक ने किस लिपि या किन भाषाओं का प्रयोग? ए खरोष्टी, बी खरोष्टी अरामाइक, सी अरामाइक और ग्रीक, डी अरामाइक, ग्रीक और खरोष्टी। देखिए इसका आंसर बनेगा डी। देखिए इसमें इतने कुछ है, बाकी आगे नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ओके।